नमस्कार विद्यार्थियों। केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर से मैं रश्मि विश्वास आज की इस प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक शांत और एकाग्र मन के साथ आज हम सब मिलकर लेखक यशपाल जी की बहुत ही प्रसिद्ध और रोचक रचना लखनवी अंदाज को गहराई से समझेंगे। ये पूरी व्याख्या विशेष रूप से आप विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है ताकि कहानी का हर एक अनुच्छेद और उसके कठिन शब्द बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले लेखक परिचय, फिर रेल का दृश्य, उसके बाद नवाबी दिखावट, खीरे का काटना, उर्दू शब्दार्थ और अंत में हम पाठ के मुख्य व्यंग और प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे। भाग 1 लेखक परिचय और पाठ प्रवेश। किसी भी रचना को समझने से पहले उसके रचनाकार को जानना बहुत जरूरी होता है ना? तो हमारे लेखक हैं प्रसिद्ध यथार्थवादी रचनाकार यशपाल जी। इनका जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान यशपाल जी का परिचय भगत सिंह और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों से हुआ था और वे खुद भी क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ गए थे। झूठा सच इनका एक बेहद मशहूर उपन्यास है। इनकी लेखनी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें पतनशील सामंती वर्ग यानी वो वर्ग जो अपनी जमीन और रुतबा खोने के बाद भी झूठी शान में जीता है और सामाजिक पाखंड के खिलाफ एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई देती है। यही आवाज, यही व्यंग्य हमें लखनवी अंदाज में भी देखने को मिलेगा। भाग 2 रेल के डिब्बे का दृश्य और कहानी का आरंभ। चलिए सीधा उस ट्रेन में चलते हैं जहां से ये किस्सा शुरू होता है। कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि लेखक को कहीं जाना था। भीड़ से बचने के लिए और अपनी किसी नई कहानी के बारे में शांति से सोचने के लिए उन्होंने थोड़ा महंगा होने के बावजूद सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। जैसे ही वे दौड़कर एक खाली से दिखने वाले डिब्बे में चढ़े तो देखा कि डिब्बा बिल्कुल खाली नहीं था। वहां एक सफेदपोश सज्जन यानी एक बड़े ही भद्र से दिखने वाले व्यक्ति बिल्कुल लखनवी नवाबी अंदाज में पालथी मारे बैठे थे। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी, उनके सामने तौलिए पर 2 ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक का इस तरह अचानक डिब्बे में आ जाना नवाब साहब को बिल्कुल भी रास नहीं आया। उनके चेहरे पर एक असंतोष सा साफ झलक रहा था। शुरू में तो नवाब साहब ने लेखक से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन थोड़ी देर खिड़की से बाहर झांकने के बाद अचानक एक बहुत ही औपचारिक और थोड़े रूखे से अंदाज में लेखक की तरफ देखकर बोले, आदाब अर्ज़ जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक भी बहुत समझदार थे। उन्होंने इस अचानक आए बदलाव को तुरंत भांप लिया और अपना आत्मसम्मान बनाए रखते हुए बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाए। यहाँ ये जो शब्द है ना किबला, इसका अर्थ एक बहुत ही सम्मानजनक संबोधन होता है। लेखक के कहने का मतलब था कि आप ही इसे ग्रहण करें, मुझे नहीं खाना। भाग 3 नवाब साहब की नवाबी दिखावट और पतनशील सामंती वर्ग। यहीं से कहानी के असली व्यंग की परतें खुलती हैं। अब जरा नवाब साहब की इस दिखावटी जीवन शैली और हकीकत के बीच के अंतर को समझते हैं। आज़ादी के बाद जो सामंत वर्ग था उसका पतन हो रहा था और ये कहानी उसी का जीता जागता उदाहरण है। नवाब साहब खुद को बड़ा रईस और ख़ानदानी दिखाना चाहते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि उन्होंने पैसे बचाने के लिए सस्ते खीरे खरीदे थे। वे अकेले यात्रा करना चाहते थे ताकि कोई उन्हें खीरा जैसी मामूली चीज़ खाते हुए ना देख ले। लेकिन जब लेखक जैसे एक आम सज्जन ने उन्हें ऐसा करते देख लिया तो अपनी उस झूठी शान को बचाने के लिए नवाब साहब ने एक बिल्कुल ही अलग ढोंग रचना शुरू कर दिया। भाग 4 खीरे का काटना और सूंघना। ये पाठ का सबसे हास्यास्पद और मज़ेदार हिस्सा है। ध्यान से सुनिएगा। नवाब साहब ने खीरा खाने की जो प्रक्रिया अपनाई वो सच में देखने लायक थी। उन्होंने बहुत ही सलीके से लोटे का पानी निकाला, खिड़की के बाहर खीरे को धोया और तौलिए से पोंछा। फिर जेब से चाकू निकाला, खीरे का सिर काटा और उसे गोदकर उसका झाग निकाला ताकि उसका कड़वापन दूर हो जाए। इसके बाद बहुत ही सावधानी से खीरे को छीला और उसकी फांकों को बड़े ही करीने से तौलिए पर सजा दिया। आखिर में उस पर जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च छिड़क दी। इस पूरी मेहनत के दौरान उनके मुंह में पानी आ रहा था, जिसे लेखक साफ साफ देख पा रहे थे। अब आगे जो हुआ वो तो सच में हैरान कर देने वाला था। नमक मिर्च लगी उन रसीली फांकों को देखकर नवाब साहब ने एक फांक उठाई, उसे होठों तक ले गए, आंखें मूंदकर उसके स्वाद की कल्पना की, उसे सूंघा
और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बाहर फेंक दिया। एक एक करके उन्होंने खीरे की सभी फांकों को उठाया, सिर्फ नाक के पास ले जाकर सूंघा और अपनी रईसी का प्रदर्शन करते हुए उन्हें खिड़की के बाहर फेंकते गए। दिखावे की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? और इस सारे दिखावे के बाद नवाब साहब आराम से लेट गए। तभी उनके मुंह से पेट भर जाने वाली एक जोरदार डकार की आवाज आई। फिर उन्होंने बड़े ही गर्व से लेखक की ओर देखते हुए कहा, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है सकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यहां सकील का मतलब है पचने में भारी, और मैदा यानी हमारा आमाशय या पेट। अब जरा सोचिए, बिना खाए सिर्फ सूंघने से किसी को डकार कैसे आ सकती है? ये उस परजीवी और दिखावटी संस्कृति का सबसे सटीक और करारा उदाहरण है जिस पर यशपाल जी चोट कर रहे हैं। भाग 5, उर्दू शब्दों की सरल व्याख्या। इस बेहतरीन कहानी को पूरी तरह से महसूस करने के लिए इसके शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ कठिन उर्दू शब्दों के अर्थ और उनके सही उच्चारण पर ध्यान देते हैं। पहला शब्द है मुफस्सिल, जिसका अर्थ है किसी केंद्रस्थ नगर के आसपास का स्थान। दूसरा शब्द है सफेद पोश, जिसका मतलब है कोई भद्र व्यक्ति या सज्जन। फिर आता है किबला, जो कि एक बहुत ही सम्मानजनक संबोधन है, जैसे हम महोदय कहते हैं। और एहतियात का अर्थ होता है सावधानी बरतना। इन शब्दों के उच्चारण को अगर हम ध्यान से सुने तो इन्हें रटने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ और भी बहुत सुंदर शब्द इस कहानी में आए हैं, जैसे पनियाती, जिसका अर्थ है रसीली, बिल्कुल उन खीरे की फाकों की तरह। तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान में सिर झुकाना। नफासत यानी स्वच्छता या बारीकी। मैदा शब्द का अर्थ है अमाशय या पेट। और आखिर में सकील, जो नवाब साहब ने कहा था, उसका अर्थ है आसानी से न पचने वाला या भारी। इन शब्दों का सही अर्थ जानने के बाद कहानी का मजा सच में दोगुना हो जाता है। भाग 6, व्यंग्य, सारांश और प्रश्नोत्तरी। अब हम इस प्रस्तुति के अंतिम पड़ाव पर हैं। इस पूरे पाठ का अगर निचोड़ निकाला जाए तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक ट्रेन यात्रा का किस्सा नहीं है। ये उस पतनशील सामंती वर्ग पर एक तीखा कटाक्ष है जो हकीकत से मुंह मोड़कर एक दिखावटी और खोखली जीवन शैली जीने का आदी हो चुका था। पर इसके साथ ही यहाँ एक और बहुत बड़ा व्यंग्य छिपा है। ये व्यंग्य उन नई कहानी के लेखकों पर है जो ये मानते थे कि बिना किसी विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी रची जा सकती है। लेखक ने बड़े ही मजेदार तरीके से ये साबित किया है कि भाई अगर बिना खाए केवल खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना भर से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो फिर बिना विचार और घटनाओं की कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो अंत में आप सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी और गहन चिंतन के लिए एक प्रश्न है। जरा सोचिए और विचार कीजिए, क्या वास्तव में बिना किसी आधार, घटना या पात्र के कोई भी कहानी रची जा सकती है? यशपाल जी के इस गहरे व्यंग्य को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस व्याख्या से पाठ के सभी आयाम आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। अब मैं रश्मि विश्वास आपसे विदा लेती हूँ। इस प्रस्तुति को इतने ध्यान से सुनने और समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।